प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल के प्रतिनिधि कवि भूषण की बात करेंगे। भूषण रीति काल के वीर रस के कवि हैं। वैसे रीति काल को श्रृंगार काल या अलंकृत काल कहा गया है, लेकिन भूषण अपवाद के कवि हैं क्योंकि उनकी कविताएं वीर रस प्रधान हैं। तो आज हम भूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, भूषण को स्कूली पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी भूषण से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे भूषण की रचनाओं को लेकर पूछा जाए या भूषण पर आलोचकों की टिप्पणियों को लेकर प्रश्न पूछे जाएं। विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भूषण पर टिप्पणियां की है उनको लेकर के अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। भूषण के मूल नाम के संबंध में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ पुस्तकों में उनका मूल नाम घनश्याम मिलता है और यह बताया जाता है कि भूषण उनकी उपाधि थी, लेकिन जो भी हो, साहित्य में वे भूषण नाम से चर्चित हो गए। कहते हैं कि ये चार भाई थे, चिंतामणि, मतिराम और जटाशंकर के भाई बताए जाते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने साहित्य कोश में लिखा है कि इनका नाम पतिराम या इस तरह का था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। जो भी हो, चित्रकूट के रुद्र राजा सोलंकी ने उन्हें भूषण की उपाधि दी और साहित्य में वे भूषण के नाम से चर्चित हो गए। उनका जन्म 1613 ईस्वी में बताया जाता है और उनकी मृत्यु 1717 ईस्वी में बताई जाती है। अलग अलग आलोचक अलग अलग मत रखते हैं। उनका जन्म तिक्वामपुर, कानपुर में बताया जाता है और रीतिकाल के कवियों के संबंध में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ कवियों का हमने पहले अध्ययन किया है कि रीतिकाल के तमाम कवि किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहे हैं। तो भूषण भी अछूते नहीं है, क्योंकि रीतिकाल के चाहे रीतिबद्ध कवि हो, रीति सिद्ध कवि हो या रीति मुक्त कवि घनानंद जैसे कवि हो, वे किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे हैं। तो भूषण के आश्रयदाताओं की बात करें तो मुख्य रूप से जो नाम उभर कर आते हैं वे नाम हैं शिवाजी और छत्रसाल। इनके अलावा साहू जी का भी उल्लेख मिलता है और धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं औरंगजेब जैसे और कई नाम मिलते हैं। लेकिन जो उनका साहित्य मिलता है उनमें विशेष रूप से दो नाम उभर कर आते हैं। एक उनके आश्रयदाता महाराजा शिवाजी और दूसरे उनके आश्रयदाता छत्रसाल, जिनका भूषण ने भी अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। तो ध्यान देना, भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं, जिन्हें हम अपवाद का कवि कह सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल में जो मुख्य काव्यधारा थी वो थी श्रृंगारिकता। श्रृंगार रस प्रधान कविताएं लिखी गई, चाहे रीतिबद्ध कवि हो, चाहे रीति सिद्ध कवि हो बिहारी या रीति मुक्त कवि घनानंद हो। लेकिन भूषण अपवाद रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीर रस में कविता लिखी है। कहीं कहीं उन्होंने रौद्र रस और भयानक रस में भी लिखा है और उनकी कविताएं ओज गुण प्रधान है। उन्होंने रीतिकाल के तमाम कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य लेखन का कार्य किया है और भूषण भी ब्रज भाषा में लिखते हैं कविता और इनका काव्य रूप मुक्तक ही रहा है मोटे रूप में। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो रचनाएं इनकी तीन रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है। तीन रचनाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं शिवराज भूषण की। शिवराज भूषण जो कहते हैं कि 1673 ईस्वी में लिखा गया।
शिवराज भूषण अलंकार प्रधान ग्रंथ है। ध्यान देना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। वैसे इसमें भूषण शब्द आया है और भूषण शब्द से संबंधित जो भी रचना प्राय अलंकार प्रधान है। जैसे हम जसवंत सिंह की बात करें तो उन्होंने भाषा भूषण लिखा है, तो यहाँ भूषण का शिवराज भूषण जो ग्रंथ है वो अलंकार प्रधान ग्रंथ है और इसमें भूषण ने 105 अलंकारों का प्रयोग किया। ये भी संख्या पूछी जा सकती है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा हो जो आगामी अप्रैल माह में होने वाली है, चाहे स्कूल व्याख्याता परीक्षा हो या अन्य हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट सेट परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हो जिनमें पाठ्यक्रम में भूषण है, तो भूषण को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे रचनाओं को लेकर पूछे जा सकते हैं या टिप्पणियों को लेकर पूछे जा सकते हैं। ध्यान ये देना है कि भूषण की 3 रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। उन 3 रचनाओं में पहली रचना की बात करें तो वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। 105 में 99 अर्थालंकार, 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार, 99 4 हो गए 103 और 1 इसमें चित्रालंकार, 1 चित्रालंकार है और 1 संकरालंकार। कहने का तात्पर्य यह है कि भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि है और उनकी रचनाओं में सर्वाधिक जो चर्चित रचना है वो शिवराज भूषण है जो 1677 में मानी जाती है और अलंकार प्रधान ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार और 1 संकरालंकार है। तो ये भूषण की एक महत्वपूर्ण रचना है और आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ये रचना जो है उनकी जयदेव कृत चंद्रालोक व मतिराम कृत ललित ललाम को आधार बना करके उन्होंने लिखी है, क्योंकि मतिराम का ललित ललाम है वो भी अलंकार प्रधान है और जयदेव का चंद्रालोक वो भी अलंकार प्रधान है। तो इसमें भूषण ने शिवराज भूषण में कुल 384 छंदों का प्रयोग किया। ये संख्या भी पूछी जा सकती है, एक बार पूछा गया प्रश्न है। ध्यान देना, हम भूषण की रचनाओं की बात कर रहे हैं। शिवराज भूषण अलंकार प्रधान है। कैसी रचना है? अलंकार प्रधान है। शिवराज भूषण अलंकार प्रधान है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। या अंदर पूछे जाए प्रश्न तो ये होगा कि इसमें अर्थालंकार कितने हैं? 99 अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार, 1 संकरालंकार है। और फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवराज भूषण में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? शिवराज भूषण में 384 छंदों का प्रयोग किया गया है। ध्यान देना है, 384 छंदों में यह रचना लिखी गई है। इसमें लक्षण दोहों में, लक्षण किसमें है? ध्यान देना बारीकी से, लक्षण दोहा छंद में है और उदाहरण जो दिए गए हैं, उदाहरण कवित सवैया में दिए गए। ध्यान देना, कवित सवैया छंद जो है वर्णिक छंद है और भूषण का प्रिय छंद है कवित। भूषण का प्रिय छंद कवित है क्योंकि कवित में गणों की बाध्यता भी नहीं है और कवित में वीर रस की कविता लिखी जाती है। वीर रस की कविता के लिए कवित एक उपयुक्त छंद है और वीर रस की कविता जो है भूषण ने लिखी है, कवित छंद में लिखी है। उनकी कवित स्कूली पाठ्यक्रम में 11वीं 12वीं में भी पढ़ाए जाते हैं, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाए जाते हैं और
परास्नातक में, स्नातकोत्तर में भी पढ़ाए जाते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हिंदी से संबंधित है उनमें भी जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हम बात करें शिवराज भूषण की। शिवराज भूषण में कुल 384 छंदों का प्रयोग हुआ है, यानी 384 छंदों में लिखी गई ये कृति है। लक्षण दोहा छंद में है, तो उदाहरण कवित सवैया छंद में लिखे गए हैं। और भूषण जो है, शिवराज भूषण में शिवाजी की प्रशंसा करते हैं, यानी शिवाजी की प्रशंसा में या शिवाजी की प्रशस्ति में लिखा गया ग्रंथ है शिवराज भूषण। ये प्रश्न आ सकता है कि भूषण ने शिवराज भूषण किसके लिए लिखा है? शिवाजी के लिए लिखा है। शिवाजी कौन है? शिवाजी भूषण के आश्रयदाता हैं, और भूषण शिवाजी को आधार बना करके शिवराज भूषण नामक कृति लिखते। अब हम बात करते हैं शिवराज भूषण के बाद में उनकी जो एक महत्वपूर्ण कृति है उसकी अगर बात करें तो शिवराज भूषण के बाद में ध्यान देना, शिवराज भूषण के बारे में हमने विस्तार से बात की है। और ये कविता, ये रचना जो है, ये रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, वीर रस प्रदान है और ओज गुण युक्त ये रचना जो है मानी गई है। ओज गुण युक्त ये रचना है। तो इस तरह से उनकी हमने शिवराज भूषण रचना की बात की। और दूसरी जो उनकी रचना है, दूसरी उनकी रचना है जो महत्वपूर्ण है, वो है शिवा बावली। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिवराज भूषण को लेकर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? ये किसकी प्रशस्ति है, किसकी यशोगाथा है, इसकी प्रधानता क्या है? अलंकार प्रदान है। इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ? 105 अलंकार। फिर 105 अलंकारों में कौन कौन से अलंकार है वो भी हमने लिए। फिर इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि ये कितने छंदों में लिखी गई? 384 छंदों में लिखी गई है, जिसमें आपके उदाहरण दोहा छंद में है और लक्षण कवित सवैया में दिए गए। और शिवराज भूषण ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसका काव्य गुण ओज है या ओज प्रदान हम कह सकते हैं। शिवा बावनी में 52 छंदों में शिवाजी की प्रशंसा है। शिवराज भूषण के बाद उनकी प्रमुख रचना जो है वो है शिवा बावनी। शिवा बावनी में 52 छंदों में शिवाजी की यशोगाथा है, शिवाजी की प्रशंसा है। शिवा बावनी के बाद में बात करते हैं छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो छत्रसाल की यशोगाथा है, यानी छत्रसाल की प्रशस्ति या छत्रसाल की वीरता का वर्णन उन्होंने छत्रसाल दशक में किया है। और यह मात्र 10 छंदों में लिखी गई रचना है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा दिया था, तो उसमें भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यानी मैं किसकी प्रशंसा करूं? शिवाजी की प्रशंसा करूं या छत्रसाल की प्रशंसा करूं, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक हैं। तो इस तरह से हमने बात की हिंदी साहित्य में रीति काल के रीतिबद्ध कवि भूषण की, जो वीर रस के कवि है, जिन्हें अपवाद का कवि कह सकते हैं। और भूषण की 3 रचनाएं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इन 3 रचनाओं के अलावा 3 रचनाएं और है जिनका उल्लेख मिलता है, और वे 3 रचनाएं मिलती नहीं है, यानी वे 3 रचनाएं उपलब्ध नहीं है पर उनका उल्लेख मिलता है। और वे 3 रचनाएं जो है कौन सी है? एक है उनकी भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। वे 3 रचनाएं हैं, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और एक है दूषण उल्लास। इन 3 रचनाओं का उल्लेख मात्र मिलता है, लेकिन ये रचनाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था किसी कवि के संबंध में कुछ कौन सी रचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो ध्यान देना है भूषण की 3 रचनाएं जो चर्चित है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और 3 रचनाएं जो उपलब्ध नहीं है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास।
तो इस तरह से ये उनकी रचनाएं हैं जो उपलब्ध नहीं है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो भूषण हिंदी साहित्य इतिहास में रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और रीतिबद्ध काव्य धारा में हमने पहले भी स्पष्ट किया था, रीतिकाल का सामान्य परिचय लिया था तब, कि सामान्य रूप से हम उन्हें मानते हैं जो काव्य के लक्षण पहले लिखते हैं और फिर कविता करते हैं। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते भी हैं, नगेंद्र क्या कहते हैं कि भूषण आचार्य कर्म में जितने असफल रहे कवि कर्म में उतने ही सफल हुए। तो अब हम जो है टिप्पणियां लेंगे। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोर्स में क्या लिखते हैं, भूषण के संबंध में इनकी टिप्पणियां क्या है और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध कवि है और रीतिबद्ध कवि आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। भूषण आचार्य क्रम में उतने सफल नहीं हुए जितने कवि क्रम में सफल हुए, और इसीलिए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल ने भूषण के संबंध में क्या कहा। आचार्य शुक्ल कहते हैं भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। हम बात कर रहे हैं भूषण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणियां क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। ध्यान देना, प्रतिनिधि कवि के संबंध में आचार्य शुक्ल की दो तीन टिप्पणियां मिलती है। उन्होंने तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है और मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है, लेकिन भूषण को उन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और उसके बाद में आचार्य शुक्ल कहते हैं भूषण के संबंध में, वे कहते हैं भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी। नंबर 2, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। हमने पहले भी स्पष्ट किया कि भूषण आचार्य कर्म में उतने सफल नहीं हुए जितने कवि कर्म में सफल हुए हैं। हालांकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में उनका शिवराज भूषण देखते हैं। आचार्य कर्म में भूषण जितने सफल नहीं है जितने कवि कर्म में सफल हुए हैं। अब उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगली टिप्पणी, शुक्ल कहते हैं भूषण के वीर रस के उद्गार। शुक्ल कहते हैं भूषण के वीर रस के उद्गार। भूषण के वीर रस के उद्गार, शुक्ल लिखते हैं भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ऐसा कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। उसके बाद में आचार्य शुक्ल लिखते हैं आगे हिंदी साहित्य का इतिहास में, शुक्ल कहते हैं कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, जिसकी रचना को जनता का
हृदय स्वीकार करेगा, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी, तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी, जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ध्यान देना, ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं धीरेन्द्र वर्मा की। धीरेन्द्र वर्मा टिप्पणी करते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने संक्षेप में कहा, भूषण वीर काव्य धारा के जगमगाते रत्न हैं। उन्होंने कहा है, भूषण वीर काव्य धारा के जगमगाते रत्न हैं। और उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, भूषण आचार्य कर्म में जितने असफल है, कवि कर्म में उतने ही सफल हुए। भूषण आचार्य कर्म में जितने असफल रहे, कवि कर्म में उतने ही सफल रहे। ध्यान देना, भूषण का ध्यान जो है कविता पर था, न कि लक्षण ग्रंथों पर। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, भूषण आचार्य कर्म में जितने असफल रहे, कवि कर्म में उतने ही सफल रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा में वीर रस के प्रतिनिधि कवि है, और उनके आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल है। और उनका वास्तविक नाम क्या है, साहित्य में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं कहीं कुछ रचनाओं में उल्लेख मिलता है कि उनका वास्तविक नाम घनश्याम था, लेकिन ये बात सभी इतिहासों में मिलती है कि चित्रकूट के रुद्र राजा सोलंकी ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी, और उनके आश्रयदाताओं में शिवाजी और छत्रसाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और उनकी 3 रचनाएं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक उनकी चर्चित रचनाएं हैं। और भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास का उल्लेख मिलता, लेकिन रचनाएं उपलब्ध नहीं है। फिर हमने आलोचकों की टिप्पणी ली, उन टिप्पणियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, और फिर ये टिप्पणियां जो है ली गई है। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, वे आचार्य कर्म में जितने असफल रहे, कवि कर्म में उतने ही सफल रहे हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने यहाँ तक कहा है कि भूषण जो है वीर काव्य धारा के जगमगाते रत्न है। तो इस तरह से हमने भूषण के संबंध में अध्ययन किया। भूषण एक महत्वपूर्ण कवि है, आप अपने जो है नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह से हम आगे भी कवियों पर समीक्षा जारी रखेंगे। धन्यवाद।